लेज़र की जो बीम आ रही होती है उसको रिसीव करता है। तो इसमें ये जो अपना पैनल है ये हाफ डिवाइडेड होता है, कुछ ऊपर के लिए और नीचे के लिए इसमें सिग्नल्स आते हैं। जो हमने अंडरलेटेड जो हमारा ओवर कवर फील्ड है जिसमें हमें प्रेसिजन फार्मिंग करनी है या जहाँ पे फ्लड इरिगेशन हम करते हैं, जहाँ पे खुला पानी चलने देते हैं, अगर ऊंचा है तो वहाँ पे फसल सूख जा रही है, नीचे है तो गल जा रही है, इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम पहले इस मशीन का उपयोग करते हैं, जिसमें ये मशीन को एकदम 0-0 मतलब 4 जो पॉइंट हैं आपके खेत के चारों जगह पे एकदम बराबर पानी पहुँचेगा। तो जैसे पहले हम काम करते थे सिंपल प्लेन करवाया, डोली करवाया, यहाँ पे लोकल एक इक्विपमेंट चलता है उससे हम करते थे, लेकिन उसमें क्या होता था कि वो प्रॉपर शेप नहीं आ पाती थी, क्योंकि उसमें जो होता था एक्सपीरियंस होता था और वो करता था, लेकिन फिर भी प्रॉपर नहीं आ पाता था उसमें। लेकिन ये चीज़ है कि एक लेज़र की बीम को फॉलो करके, और इसमें जो ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ये सामने ये रखना ट्रांसमीटर इसको बोलते हैं, ये रिसीवर होता है, वो सिग्नल भेजता है और ये रिसीव करता है उसको। और कभी कभी जब अंडररेटेड एरिया ज़्यादा आ गया, क्योंकि इसकी एक लिमिट है कि इस रेंज में ही काम करेगा, अगर उस रेंज से ज़्यादा हो गया तो सामने कंट्रोल पैनल लगा हुआ ड्राइवर के पास, वो मैनुअली अब मशीन को अप डाउन करके काम थोड़ा सा करके और फिर बराबर कर लेगा प्रॉपर। तो इसमें जो हमारी मशीन है वो जैसे हम उसको सेटअप पे लगाते हैं वहाँ पे ये सबसे पहले ऑटोमेटिक अपने आप को लेवल करती है, मतलब ज़मीन से हॉरिजॉन्टल, मतलब ज़मीन का जो स्लोप है और अपना स्लोप भी बराबर कर लेती है वहाँ पे। तो वो जो बीम को बराबर करके अभी ये जैसे सर इसको सेट कर रहे हैं यहाँ पे, सेट करेंगे और इसको मशीन पे के सेंटर में बीम को लाएंगे कि इतना ऊपर जाना है इतना नीचे है, तो इसको मशीन के सेंटर में कर देंगे। और फिर इसके बाद इस ट्रैक्टर को, जैसे कि अभी इस इक्विपमेंट में तो है नहीं, कई और ऐसे महंगे इक्विपमेंट आते हैं तो उसमें अलग से सर्वे मोड होता है और लेवलिंग मोड होता है अलग अलग। इसमें तो नॉर्मल केवल आपको लगाना है, बीम के सेंटर में करना है और ट्रैक्टर को रन कराना है, भगाना है, अगल बगल भगाना है। जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा होगी वहाँ से मिट्टी को स्क्रैपर पकड़ के खींचेगा और जहाँ मिट्टी कम होगी वहाँ पे डालेगा। तो वो रिसीवर जैसे ट्रैक्टर जब नीचे जाएगा तो वो बकेट को ऊपर उठाएगा, मतलब वहाँ पे मिट्टी खाली करता जाएगा, और जैसे ऊपर वाले एरिया में पहुँचेगा तो बकेट को डाउन कर लेगा, वहाँ से मिट्टी भरेगा और दूसरी जगह पे घसीटता हुआ, क्योंकि ये ट्रैक्टर खींच रहा है इसको ट्रॉली की तरह, जितनी भी मिट्टी इसमें भरेगी वो मिट्टी को छीलता हुआ, मतलब स्क्रैप करेगा। जैसे कि एक तो होता है फंसा के खींचना, फंसाएगा नहीं, ये रोल करता है मिट्टी को, इस एंगल से इसके बकेट को बनाएगा कि मिट्टी को ऐसे ऐसे रोल कराता हुआ चलेगा, जिससे कि ट्रैक्टर पे भी ज़्यादा लोड ना आए हमारे। तो ये तो नॉर्मल हो गया। और जो एडवांस और इससे भी एडवांस मशीनें आ रही हैं उसमें सर्वे मोड है, जो हमारा फील्ड है उस मशीन को ले जा करके सेट करके बीम को सेट करके सिर्फ हमें मशीन के चारों तरफ चलाना है और एक एक्स बनाना होता है, और फिर उसके बाद लेवलिंग मोड पे डाल देना है। और ये एकदम मशीन जो है जब आपके लेवल कर देगा तो आप फील्ड को देखेंगे तो चारों तरफ आपको 0-0 ही मतलब लेवलिंग मिलेगा। तो ये कामयाब है। हाँ जी बिल्कुल कामयाब है। हाँ जी, नहीं डेजर्ट एरिया में देखिए मैं आपको जैसा कि मैंने अभी सर के उसमें सीखा कि बहुत ज़्यादा अनरिलेटेड है तो वहाँ पे ये मशीन नहीं, पहले तो हमें एक नॉर्मल मशीन से लेवल, ये तो प्रिसीजन लेवलिंग के काम में आता है कि सिर्फ जो हमारी जितना एरिया रेड है ना, बस इतने एरिया की हाइट को ही कवर कर पाएगा। इतनी ऊंचाई में आप इस लेवलिंग को कर सकते हैं। प्रिसीजन का मतलब क्या है कि आपका ढाल एकदम सही है। हाँ ठीक है ना। और इस मशीन में सेटिंग भी होती है, जैसे कि आप इस मशीन से सेट करके स्लोपी एरिया भी बना सकते हैं। जैसे होता है ना कहीं आप जैसे गोल्फ कोर्स वगैरह होता है तो देखिए स्लोप बनाया रहता है ना, स्लोप एकदम बराबर होता है, तो ये इस मशीन के द्वारा हो जाता है। इसमें सेटिंग है वहाँ उस ट्रांसमीटर के अंदर में, वो एंगल मेंटेन करके और ये मशीन तिरछी चलेगी और आपके फील्ड को आपके जैसा भी आप चाहते हैं उस हिसाब से लेवल कर देगी। बेसिकली जो किसान के कामयाबी में इसलिए है कि हम जैसे कि खेत में जुताई करते हैं, एमबी प्लाव चला देते हैं, फिर या कोई और मशीन चला देते हैं तो ज़मीन उबड़ खाबड़ हो जाती है। तो उस कंडीशन में ये क्या होता है कि उसको चला देते हैं तो एकदम बिल्कुल 0-0 ग्राउंड लेवल हो जाता है, तो हमारा जो भी हमें वाटर एप्लीकेशन करना है वो काम। तो प्रिसीजन में ज़मीन का जो लेवल है इरिगेशन के लिए हम गोल्फ वगैरह लगाते हैं या घास लगाते हैं या कोई भी प्लांटेशन करते हैं तो पहले हमारा काम क्या है, ज़मीन तैयार करना। और ज़मीन तैयार करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है लेवलिंग का, है ना। तो उस मिट्टी को हम लेवल करें, तो उस हिसाब से इनको यहाँ आज आपकी तरफ से जो एक डेमोस्ट्रेशन रखा है, आप इसमें थोड़ा सा इनको संबोधन देते हैं और थोड़ा सा फिर देखिए सर ने बहुत अच्छा टॉपिक है ये प्रेसिजन की बात जब हम करते हैं तो अब ट्रेडिशनल खेती का जमाना नहीं, थोड़ा सा पीछे हो जाए, एक फोटो हो जाए, फिर वापस आप सभी समझ सकते हैं कि आपका आज बैनर की भी डेट दिखेगा। में जो हमारी आप लोग पारंपरिक खड़ा रहे इतना दूर से तो आगे वीडियो भी जाएंगे आप। हमारी जो पारंपरिक खेती वाली जो स्थिति है वो अब नहीं बची है। उसका मूल कारण क्या है कि अब हम अगर पारंपरिक खेती करते हैं तो हमारी जो आमदनी है वो बहुत कम है कंपैरेटिवली पारंपरिक खेती जो हम करते हैं, और खर्चे हमारे बहुत बढ़ गए हैं। आप सभी समझ सकते हो कि 2 रुपये की चीज़ आज 200 रुपये में नहीं मिलती है ना। पुराना जो वक्त है वो गुजर गया है। आज की डेट में अगर वही ट्रेडिशनल खेती हम करते रहेंगे तो कभी भी हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब हम अगर टेक्नोलॉजिकल फार्मिंग की बात करते हैं या प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये
मशीन बेस्ड है, ये पूरा मैकेनाइज्ड है। अब मशीनों में भी डिफरेंट टाइप की मशीन है, जैसे अभी आपको बताया आपने इंजीनियर साहब ने, क्योंकि ये मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि किस तरह की ट्रेनिंग हमारे कॉलेज में या हमारी इस यूनिवर्सिटी में चल रही है। आपको बताया कि जब हम फील्ड का प्रिपरेशन करते हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास सामने जो मशीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हमारा एक मैनुअल लेबलर आते हैं, मैनुअल लेबलर से भी हम लेबलिंग करते हैं, और ये जो हमारा लेबलर है ये चूँकि पूरी तरह से लेजर गाइडेड है, इसीलिए इसको लेजर लाइन लेबलर कहते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या होता है कि एक्यूरेसी इसमें बहुत ज़्यादा है। जो भी लेबल हम करेंगे तो उसमें वो एक्यूरेट लेबल करेगा। जब हम मैनुअल करते हैं तो मैनुअल में एक्यूरेसी कतई भी नहीं होती है। लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि जो हमारा मार्जिनल फार्मर है, छोटा फार्मर है, वो कस्टम हायरिंग बेस पे तो करा सकता है, किराए पे लेके तो करा सकता है, लेकिन वो ख़रीदने में उसको थोड़ा दिक्कत का विषय है। लेकिन आज की डेट में स्थिति ये है कि हमको इन चीज़ों पे जाना पड़ेगा। भले ही हम कस्टम हायरिंग सेंटर के थ्रू जाएं चीज़ों को, चाहे हम रेंट पे लेके करें और चाहे हम पर्सनली अगर परचेज करने की स्थिति में हैं, या एक ग्रुप के माध्यम से करें या FPOs के माध्यम से करें। आजकल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आप सभी जानते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के पास भी एक ये बेस्ट ऑप्शन है कि वो अपना एक कस्टम हायरिंग सेंटर खोल लें, क्योंकि वहाँ पे मान लिया 50 किसानों का ग्रुप है, 100 किसानों का ग्रुप है, तो वो कम से कम कंट्रीब्यूट करके थोड़े थोड़े पैसे को वो अगर इकट्ठा करते हैं तो एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, बड़ी चीज़ें खड़ी कर सकते हैं, और उसका बेनिफिट पूरे के पूरे फार्मर्स को मिल सकता है। तो युग बदल रहा है, युग बदलने के हिसाब से हमको बदलना पड़ेगा। अब वो ज़माना तो है नहीं कि हम देसी हल चला रहे हैं, बैल से हल चल रहा है, वो तो कहानी ख़त्म हो गई, और वो स्थिति भी नहीं है, क्योंकि आउटपुट भी उसका उतना आने वाला नहीं है। आउटपुट तो यही आएगा भाई, जब मशीनें हैं तो मशीन से आउटपुट आएगा। और मशीनें जैसा प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात हो रही है, केवल हम लेजर लाइन लेबलर की बात नहीं करते। अभी हम आपको एक दिन विजिट कराएंगे सेंटर की, आप वो हर मशीन वहाँ आपको देखने को और समझने को मिलेगी, जो मशीन केवल और केवल आप YouTube पे या दूसरे चैनल्स पे देखते हैं, और जिनको केवल आप समझते हैं कि विदेशों में मिलती हैं। आज इंडियन कंडीशंस में भी या इंडिया में भी वो सारी मशीनें हमारे पास अवेलेबल हैं। और दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि वो एक स्टेट स्पेसिफिक हो गई हैं। जो स्टेट बहुत ज़्यादा रिच है, जिनकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है फार्मर्स की, वहाँ पे वो मशीनें यूज कर रहे हैं। या जहाँ बड़े बड़े फार्म हैं, जैसे हम एग्जांपल लें तो पंजाब नंबर 1 पे है। पंजाब में आज की डेट में वो मशीनें बन भी बहुत ज़्यादा रही हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन उनका वहीं हो रहा है, और वो मशीनें यूज भी मैक्सिमम वहीं हो रही हैं। उसका रीज़न क्या है कि उनके पास पैसा है, उनके पास बड़े बड़े फार्म हैं, और वहाँ पे वो रिले क्रॉपिंग, एक तरह से मल्टीपल क्रॉपिंग रोटेशन अडॉप्ट कर रहे हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है कि एक क्रॉप के बाद में दूसरी क्रॉप फील्ड बिल्कुल भी खाली नहीं रहता हूँ। हमारे पास में इंडिया में अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग स्टेट की। आप लोग कौन सी स्टेट के हैं सारे, जैसे मुझे बताया अभी बीकानेर के। वहाँ पे क्या है, वहाँ जैसे जो लैंड है, होल्डिंग छोटी भी हैं बड़ी भी हैं, बट वो खाली बिल्कुल नहीं रखते। उसका रीज़न है कि उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं बीकानेर की, तो बीकानेर में हमारे पास में बड़े लिमिटेड सोर्सेज हैं। बहुत सारे एरियाज़ हैं वहाँ इरीगेशन अवेलेबल है, बहुत सारे एरियाज हैं कि पानी तो ज़मीन में अवेलेबल है लेकिन खारा है, बहुत सारे एरियाज हैं कि वहाँ नहर का पानी है, बहुत सारे एरियाज हैं वो पानी नहीं है। तो एक बात आती है लोकेशन स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनाने की। हमको लोकेशन स्पेसिफिक और नीड बेस पे काम करना है आज की डेट में। लोकेशन मतलब हमारी लोकेशन के हिसाब से फसलें कौन सी अच्छी हो सकती हैं, हमारी लोकेशन के हिसाब से कौन सी टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, हमारी लोकेशन के हिसाब से कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे काम आ सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे पास में जो एसेट्स हैं या चीज़ें हैं, उनके हिसाब से हम क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें देख के अपना प्रोग्राम बनाना चाहिए। अगर हम अंधी रेस में भगेंगे तो निश्चित रूप से हमें उसको बेनिफिट होने वाला नहीं है। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, किसानों को कोई भी एक चीज़ यूट्यूब पर उसने पकड़ ली, वो किसान हाजिर हो गए, अरे साहब मैं तो सफ़ेद मूसली की खेती करना चाहता हूँ, साहब कैसे उगेगी। मैं तो साहब अश्वगंधा की खेती करना चाहता हूँ, कैसे उगेगी। मैं तो साहब इसकी फलां की क्रॉप की कोई हाई वैल्यू क्रॉप पकड़ ली कि साहब इसकी खेती करना चाहता। अरे भाई मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि भगवान चीज़ें तो सब हो जाएंगी और आपकी क्लाइमेट के हिसाब सूट करती है वो हो जाएगी, मार्केट कहाँ है, बेचोगे कहाँ ले जाके। आप पहले तो भगवान ये जरूर सर्वे करें, कोई भी चीज़ उगाने के पहले जरूर सोचेंगे हमारा ये प्रोडक्शन अगर हम कर लेंगे तो ये बिकेगा किस जगह। पता चला आपने मेहनत बहुत ज़्यादा लगाई, 1 लाख रुपए का सीड आपने लगा दिया, पता चला 1 ही बीघा में 1 लाख रुपए का सीड लग गया, 1 हेक्टेयर में 1 लाख रुपए का सीड लग गया,
और आपका प्रोडक्शन जो हुआ वो फिर कौड़ियों के भाव लोग मांगते हैं। आपको बता दूं, मैं बुंदेलखंड रीजन है जो यूपी में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, दोनों को मिला के बुंदेलखंड रीजन बनता है। मैं वहाँ पे रहा, मैंने काम किया और मुझे वहाँ ललितपुर में एक बार जाने का मौका मिला। हम लोग काम करते थे, कभी कभी हमारा मन भी करता था इधर उधर जाने का। तो एक एनजीओ थी, उसके कंसल्टेंट थे हम, वो थी ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज, लखनऊ बेस्ड है, GDS। तो उसका कंसल्टेंट था मैं उस वक्त में। उन्होंने कहा कि साहब हमारे आदिवासी क्षेत्रों में आप एक बार चलिए, विजिट कर लीजिए। तो मेरा भी मन हुआ कि भाई ठीक है, हम लोग तनख्वाह पाते हैं, काम तो करते ही हैं, रोटी तो सब अपनी खा ही रहे हैं, लेकिन चलो कुछ यार नेक काम किया जाए, अच्छा काम किया जाए, चलते हैं देखते हैं। आप डू यू बिलीव इट कि मैंने उनसे पूछा कि भाई दाल क्या है, सब्जी क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जीवन में कभी दाल नहीं खाई और कभी सब्जी नहीं खाई। तो मैंने एक फैमिली से पूछा कि भाई आपने, एक सज्जन थे ऐसे ही आदिवासी, मैंने कहा भाई आपने ये दाल और सब्जी क्यों नहीं खाई। अरे साहब जितने पैसे की दाल लाएंगे, जितने पैसे की सब्जी लाएंगे, उसमें 3 वक्त का 4 वक्त का आटा हो रहा है। और हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें रोटी मिलनी चाहिए, हमारी हैबिट में हो गया है, हमको रोटी मिलनी चाहिए। हमारे पास वो स्थिति नहीं है कि हम दाल खाएं और सब्जी खाएं। और उन्हीं लोगों ने एक चीज़ और बड़ी मुझे इंपॉर्टेंट बात बताई कि साहब मैंने कहा भाई आपका मुख्य आजीविका का जो साधन है वो क्या है। कहने साहब हम वनों में जाते हैं गहरे, और वनों में से जड़ी बूटियाँ हम चुग के लाते हैं। और उन जड़ी बूटियों वालों को आपको पता होगा बैद्यनाथ बेस्ड है झांसी में, बैद्यनाथ की जो वो है पूरा फार्म है वो वहाँ लगी है, जो आयुर्वेदिक कंपनी है। कह रहे साहब हमसे बैद्यनाथ वाले वो सारी जड़ी बूटियाँ ले रहे। और मैंने पूछा तो जो उन्होंने नाम बताए ना, उन चीज़ों को इतने महंगे रेट में बेचते हैं जिसका जवाब नहीं, हम ले नहीं पाते उनको आसानी से, लेकिन उनको कौड़ियों के भाव उनसे ले जाते हैं। तो फार्मर के साथ में सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि प्रिसीजन भी है, सारी चीज़ें हैं, उगाने के लिए भी तमाम हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। हमारे पास जीरा भी है, हमारे पास इसबगोल भी है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हाई वैल्यू हैं, हम उनको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब तक हमारी मार्केटिंग की स्थिति बेहतर नहीं होगी तब तक हम उसको नहीं कर सकते। और मार्केटिंग के लिए क्या होता है कि मार्केटिंग क्या है, हमारी बिखरी हुई मार्केटिंग है, बिखरी हुई हमारी जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो बिखरा हुआ है। इसबगोल हो रहा है तो बड़े लिमिटेड एरिया में हो रहा है, तो इसबगोल की कोई इंडस्ट्री वहाँ नहीं आ रही है, उससे हम टाई अप नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास में जीरे का अगर बेल्ट है तो वो भी छितरी हुई है, कहीं यहाँ पैदा हो रहा है, कहीं वहाँ पैदा हो रहा है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं पैदा हो रहा है। और पर्टिकुलर प्लेस पे अगर पैदा हो तो उसमें भी हमारा इंडस्ट्री से टाई अप नहीं हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं हर फील्ड में, आपको प्रिसीजन की बात हो रही तो हर फील्ड में हमको कहीं ना कहीं अपने को ठीक करना पड़ेगा, अपने को बेहतर करना पड़ेगा। और एक समूह में हमको एफर्ट करने पड़ेंगे, एक ग्रुप बना के हमको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैं एक बात कहता हूँ, जनरली जब फार्मर्स को मेरा इंटरेक्शन होता है, मैं पीछे जब रहा और फार्मर के बीच में जाता था तो मैं कहता था कि भाई देखो अपने सीड को चेंज करो। सबसे पहली बेसिक चीज़ क्या है, आपका सीड, आप सीड बदलिए। जो भी क्रॉप आप ग्रो कर रहे हो, जो भी आपका क्रॉपिंग सिस्टम है, जो भी आपका पैटर्न है आप यूज कर रहे हो, वहाँ पे अपने बीजों को बदलिए। आप प्लांटिंग मटेरियल आपका चेंज होना चाहिए। अब वो कहते हैं कि साहब इतना महंगा बीज हम कहाँ से लाएं और साहब इतना पैसा कहाँ से लाएं, ये एक नई बात आती है फिर तुरंत किसान की। तो मेरा ये भी कहना होता है वहाँ पे। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि भैया एक काम करो, मेहरबानी करके आप इकट्ठा एक आदमी 4,000 रुपये का एक बोरा बीज नहीं ले सकता या 3,000 रुपये का एक बोरा बीज नहीं ले सकता, लेकिन आप 10 कामों के लिए 10-10 लोग इकट्ठा होते हैं, 15 लोग इकट्ठा होते हैं। और आप बुरा मत मानिएगा, महसूस मत करिएगा। अभी हमको बहुत सारे लोग जो इसके शौकीन हैं, अगर दारू पीनी हो तो अभी अगर 200-200 रुपये 500 रुपये कंट्रीब्यूशन करना हो तो 1 मिनट नहीं लगेगी। और बहुत तो ऐसे हैं जिनको कहना भी नहीं पड़ेगा, वो कहेगा नहीं भाई मेरा भी ले ले, कहेगा कि नहीं कहेगा? बिल्कुल। या एक यहाँ डांस करा दो आप, है ना, कोई डांसर बुला दो आप। अभी मैं कहूँगी यार 5-5, 10-10 रुपये कंट्रीब्यूट कर लो आपस में किसी अच्छे काम के लिए। नहीं जी, पैसे है ही नहीं, जेब में पैसे है ही नहीं। एक डांस करा दो, 500 रुपये का नोट पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाएगा, और वो सबसे पहले कोशिश करेगा मेरी तरफ देख ले बस एक बार। ये जो हमारी नेचर है इसको हमें चेंज करना है। अच्छे कामों के लिए हमको एकजुट होना है। आप 10 आदमी ने एक ग्रुप बना लिया, आपको मान लिया 3,000 रुपये का एक बोरा बीज है, तो आप 300-300 रुपये इकट्ठा करो, 400-400 रुपये इकट्ठा करो। 400 रुपये किसी आदमी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती मेरी समझ में। 400 रुपये आपने इकट्ठा किए, 10 आदमी ने कितने हो गए? 4,000 रुपये हो गए। 3,000 रुपये का बीज हुआ, 1,000 रुपये में 2 आदमी को सौंप दो कि भैया ये तुम लेके जाओ अपना किराया, ये पैसा लेके जाओ
फला जगह किसान मेला लगेगा उस यूनिवर्सिटी में, वहाँ बीज सारे के सारे बीज आपको मिलेंगे जो अवेलेबल हैं, जो एरिया के हिसाब से बीज हैं, एरिया स्पेसिफिक सीड है, वो सारे यूनिवर्सिटी ने तैयार किए होंगे। यूनिवर्सिटी में एक अच्छाई बात ये होती है कि जो कहा जाएगा वो दिया जाएगा। आप बाज़ार में जाते हो, दुकान पे जाते हो, कोई गारंटी नहीं है, जो कहा जाएगा वो दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ हुआ है इस तरह का फ्रॉड आप जानते हैं। यहाँ खजूर लोगों को डेट पाम के पौधे दे दिए और 4 साल बाद उनमें साला फल आया ही नहीं। अभी मैं गया नाल एक जगह है यहीं पे, आप जानते ही हैं सब, नाल में गया, लोगों ने मुझे आश्चर्यजनक बात बताई कि साहब मैंने तो नींबू के 10 पेड़ लगा रखे हैं और एक पेड़ पे फल नहीं आके दिया। कह रहे और वो फल अगर आ भी रहे तो इतने से आ रहे हैं। तो ये जो प्लांटिंग मटेरियल है या जो भी मटेरियल है हमारे पास में, जो सीड है, वो हमारा कहीं ना कहीं ऑथेंटिक होना चाहिए और हमको उस तरह का प्रयास करना चाहिए। देखो प्रयास तो मुझे ही करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी उन्नति चाहता हूँ तो ऐसा तो होगा नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है साहब, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मेहरबानी करके इसको अच्छे से आप समझिएगा भी। आज के युग में जो किसान की ये टेंडेंसी कई लोगों की बन गई है कि साहब बाहर से कोई आया तो फ्री में हमें क्या देगा। जब तक ये टेंडेंसी आपके मन में रहेगी तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि एक दिन कोई कचौरी खिला देगा उससे हमारा जीवन नहीं कटेगा। 2 दिन कचौरी खिला देगा, 1 हफ्ते खिला देगा, 1 हफ्ते की कचौरी खाने से मेरा काम बन जाएगा क्या? नहीं। काम मेरा कब बनेगा हुजूर? जब मैं कचौरी खुद कमाना सीखूं। और इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। बाहर से आसमान से नहीं आएगा, आदमी के मेहनत करने के लिए कहीं से आएगा। ज्ञान की कोई कमी नहीं, इंटरनेट पे जो चीज़ें हैं उनकी कोई कमी नहीं है। आपको सारे लेक्चर, सारे टॉपिक, सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी अवेलेबल जो हैं। ऑथेंटिक भी मिल जाएंगी और नकली फर्जी भी मिल जाएंगी जो आपको भ्रमित करेंगे। हम उसमें बेहतर चीज़ छाट सकते हैं। अच्छी जगहों पर हम ट्रेनिंग लेने जाएँ, लेकिन ट्रेनिंग का भी मेरा अपना ओन एक्सपीरियंस है कि ट्रेनिंग करने लोग आते हैं और ट्रेनिंग के बाद अगर किसी से पूछा जाए तो वो एक सिंपल सी एक चीज़ दिखाते हैं कि साहब एक ये पैड मिला था, एक ये थैला मिला था, और साहब 7 दिन 8 दिन हमको वहाँ खाने वाने के लिए अच्छा मिला था और वहाँ रहने के लिए अच्छा मिला था। बस कहानी हो गई ट्रेनिंग की खत्म। अगर कोई पूछे कंटेंट, एक सिंपल सी बात है कि आप यहाँ प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो, एक भी चीज़ अगर हम समझ के जाएँ यहाँ से, हम ट्रैक्टर की इवन सर्विस करना भी सीख जाएँ यहाँ से। अभी प्रशांत जी हमारे बीच में हैं, हमारे एक बड़े इंटेलिजेंट इंजीनियर हैं ये आपको अभी दिखाएंगे, हम लेके चलेंगे वहाँ आपको एक दिन निश्चित रूप से सेंटर पे, और सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आप कुछ भी एक छोटी चीज़ भी यहाँ से सीख के गए तो वो आपका अचीवमेंट है, बजाय इसके कि हम यहाँ खाया खूब, हम घूमे खूब, हम रहे खूब, हमने मज़ा बहुत किया, हमने इंटरेक्शन बहुत। मतलब क्या है, एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं हुजूर, जो सक्सेस रेट है वो 10 to 20%। बहुत अच्छी क्लास है 20%, और क्लास अगर मीडियम टाइप की है तो 10%। 10% बच्चे 60 में से कामयाब होते हैं। 60 में से केवल और केवल 6 बच्चे का एवरेज है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चे का एवरेज है, इससे ज़्यादा बच्चे कामयाब नहीं होते। उसका कारण क्या है? कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट तो हम भी वही देते हैं जो बच्चों को चाहिए, सिलेबस हम भी वही पढ़ाते हैं जो बच्चों को चाहिए, हर टीचर। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो इसकी उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप कितना चीज़ों को पॉजिटिवली ले रहे हैं, कितना आप दिमाग से चीज़ों को सुन रहे हैं, वरना शरीर तो पता नहीं खड़ा यहाँ है और आप घूम कहाँ रहे हैं। आपने देखा भी होगा कई बार आप पूरा लेक्चर आपके सर पर चला गया, आपको पता ही नहीं है कि पूरे लेक्चर में हुआ क्या था। तो ये करने थोड़ी हम आते हैं किसी ट्रेनिंग में, ये करने थोड़ी हम जाते हैं किसी क्लास में। हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ के आए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बेहतर से बेहतर चीज़ें यहाँ से लेके जाएँ। हमको पता होना चाहिए कि लेजर लाइन नेटवर्क इस तरह से कमांड होते आपको समझना चाहिए कि किस तरह से हमारा मल्टी क्रॉप थ्रेशर काम करे। हमको समझना चाहिए किस तरह से हमारा न्यूमेटिक प्लांटर, जो आप बताया आज प्रशांत जी और हम डिस्कस भी कर रहे थे, या नॉर्मल हमारी जो सुपर सीडर्स हैं वो कैसे काम करें। इन सब चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है, आज जानने की ज़रूरत है। अगर हम जानेंगे तो उन चीज़ों का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि साहब एक बात कही जाती है ना कि हम सुधरेंगे तो यूथ सुधरेंगे, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी यही कि हम खुद नहीं सुधरना चाहते हैं। कई बार मैं अपनी सारी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया के हर प्रोफेशन में जहाँ भी आदमी है, एक बात आपसे बोलूं, एक समोसे बनाने वाला इसी बीकानेर में समोसे जो बनाता है तो टोकन से बिकते हैं। पहले आपको जाना पड़ता है काउंटर पे, कैश काउंटर पे टोकन लेना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं पहले, फिर आप समोसे लेंगे तब आपको समोसा मिलेगा।
एक समोसे वाला ऐसा है कि सुबह बना लिए 10, 15, 20, वो रखे बैठा है, वहाँ टोकन वोकन का तो मामला खत्म, वो उसी में सांस अटकी है कि 20, 25 बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, बिक भी जाएंगे कि नहीं बिकेंगे, है ना, ये स्थिति है। अब वो जो आदमी टोकन से दे रहा वो एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुँचा था, वो लगातार उसने सतत प्रयास किया, अपने फील्ड में मेहनत की, अपने फील्ड में समझने की कोशिश की, उसमें बार बार ऐसी चीज़ें ऐड की और उसकी क्वालिटी ऐसी जगह पे लेके आ गए आगे आज कहते हैं कि साहब नहीं, भिकाराम चांदमल का जो समोसा है रोस्टेड अच्छा है, एक दिन में नहीं आया, उनने भी कोई छोटी दुकान शुरू की होगी, तो हम क्यों नहीं वैसा करते, हमारे केस में ऐसा क्यों नहीं होता। हमारा प्रोफेशन है खेती, हमको खेती करनी है, ऊपर वाले ने हमको ऐसा इनायत बख्शी है कि खेती, उत्तम खेती मध्यम बार, ये तो आपने सुना होगा। निषिद्ध चाकरी भीख निदान, पहले किसको माना गया था उत्तम? खेती को। उत्तम खेती इसलिए मानी गई कि हम अपने मन के मालिक खुद हैं और हम दुनिया को खिलाते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी जितने उद्योगपतियों के नाम आप जानते होंगे, वो भी स्टील की रोटी नहीं खाते साहब, सोने की रोटी नहीं खाते। कोई किसी बड़े से बड़ा जो कीमती से कीमती मेटल है उसकी रोटी थोड़ी ना बनती है, रोटी किसकी बनती है? रोटी तो आटे से ही बनेगी, आटा चाहे जिसका भी हो। तो हम इसीलिए बोला गया कि उत्तम खेती, क्योंकि भाई आप हिंदुस्तान की एक और ख़ास बात है कि हिंदुस्तान में 2% ज़मीन है, 1.8 रह गई अब, पूरे संसार भर की कल्टिवेटेड लैंड का 1.8% हमारे पास है, और पॉपुलेशन पता है कितने परसेंट? 18%, 18%। और उसके बावजूद भी हम इतने बढ़िया हैं, फार्मर इसीलिए उत्तम है कि हम उसके बावजूद भी अपना सेल्फ सफिशिएंसी है, अपने खाने भर का हमारे पास है, और सरप्लस हम बेचते भी हैं दूसरे को, एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन थोड़ी सी चेंज करने की भी आवश्यकता है।